नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति से मिले सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में दी जानकारी। राष्ट्रपति ने की सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना। पूरा देश कर रहा है हिंद की सेना के शौर्य को नमन। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों के सम्मान में देश भर में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेना ने पाकिस्तान के दुस्साहस का दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को लौटाया। 20 दिन बाद अटारी बॉर्डर से स्वदेश लौटे पूनम कुमार। बीएसएफ जवान की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। देश के नए प्रधान न्यायाधीश बने जस्टिस बीआर गवई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। इसी साल नवंबर में होंगे रिटायर। और अब लेते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सफल कार्रवाई और साथ ही सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहलगाम हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक लेख लिखा है। इस लेख में अश्विनी वैष्णव ने लिखा है, पहलगाम नरसंहार भारत की अंतरात्मा पर हमला। पहलगाम नरसंहार को भारत की अंतरात्मा पर हमला बताया है केंद्रीय मंत्री ने। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, भारत ने आतंकवाद रोधी कार्रवाई के नए नियम गढ़े। तो भारत का नया नॉर्मल, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है। आतंकवाद के खिलाफ ये देश के नए नॉर्मल को दिखाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो देश का न्यू नॉर्मल और पीएम के नेतृत्व में राजनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं। आतंकवाद के विरुद्ध ये भारत की नई नीति है, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया। तो कूटनीतिक रूप से भी कड़े कदम, इसके साथ ही इन्हीं कदमों में वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया। तो ये लगातार ये कदम उठाए गए हैं। द्विपक्षीय व्यापार को भी रद्द कर दिया गया और इसके साथ ही अन्य कदमों की हम बात करें तो पाकिस्तानी वीज़ा निरस्त कर दिया गया। तो ये बड़े कदम जो उठाए गए और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नई नीति के ये प्रतीक हैं, देश के नए नॉर्मल के प्रतीक हैं, जिनमें तमाम ये कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के सिद्धांत के 3 स्तंभ, जिनमें आतंकवादी घटनाओं पर भारत की शर्तों पर निर्णायक उत्तर दिया जाएगा, परमाणु ब्लैकमेल के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, ये 3 स्तंभ हैं। और इनमें तीसरा स्तंभ है, आतंकी और उसके समर्थकों में कोई भेद नहीं किया जाएगा, यानी कि आतंक के आकाओं पर भी भरपूर प्रहार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, भारत ने युद्ध के नए मानक गढ़े हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण मानक हैं। आतंकियों के ठिकानों पर सटीक निशाना इनमें शामिल है और उसके साथ ही अब संतुलित और सटीक बल प्रयोग एक बड़ा जवाब है। यही जवाब है, संतुलित और सटीक बल प्रयोग ही एक बड़ा जवाब। और आतंक के विरुद्ध साहस, स्पष्टता और संकल्प, ये आतंकवाद के खिलाफ भारत का बदला हुआ रुख है। ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं है, बल्कि आरंभ है आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के रूप में। आगे बढ़ते हैं। देश का रक्षा बजट बीते 12 वर्षों में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक रक्षा बजट 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रणनीतिक सुधारों, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और इनोवेशन ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल में अपना योगदान दिया। इसी के साथ देश की वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक के रूप में पहचान मजबूत हुई है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिली है। तो रक्षा बजट में जबरदस्त वृद्धि की गई है। भारत अब एक आयात निर्भर सैन्य शक्ति से आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन निर्माण की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। देश में बनाए गए रक्षा उपकरण करीब 100 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। भारत की रक्षा क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। वित्त वर्ष 2024-25 में ये बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। साल 2013-14 में देश का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपए था और साल 2013-14 के मुकाबले रक्षा निर्यात में 34 गुना की वृद्धि हुई है। तो रक्षा निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। इसके साथ ही डीपीएसयू के निर्यात में 42.85% की वृद्धि देखी गई है और वर्ष 2024-25 के रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्र का निर्यात 15,233 करोड़ रुपए और डिफेंस पीएसयू का 8,389 करोड़ रुपए था। वहीं निर्यात प्राधिकरण में 16.92% की वृद्धि हुई है। तो ये रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज की जा रही है। लगातार निर्यातकों की कुल संख्या में भी 17.4% की वृद्धि हुई है। करीब 100 देशों को भारत में बने रक्षा उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं। देश का रक्षा निर्यात बढ़ रहा है। साल 2029 तक इसे बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य में वैश्विक रक्षा विनिर्माण में उसकी उपस्थिति मजबूत होगी। तो रक्षा निर्यात पहुंच रहा है रिकॉर्ड ऊंचाई पर। आत्मनिर्भर भारत और इसके साथ ही मेक फॉर द वर्ल्ड को चरितार्थ करते हुए लगातार जो ये निर्यात है ये बढ़ रहा है। पाकिस्तान से बीएसएफ जवान पूर्णब कुमार वापस लौट आए हैं। वो अटारी बॉर्डर से लौटे हैं। दरअसल बीएसएफ जवान गलती से बॉर्डर पार चले गए थे। बीएसएफ ने जवान के वापस भारत लौटने की जानकारी दी। बीएसएफ ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि आज बीएसएफ जवान पूर्णब कुमार वापस लौट आए हैं। वो 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में थे। जवान को संयुक्त चेक पोस्ट अटारी के जरिए लगभग 10:30 बजे भारत को सौंप दिया गया। बीएसएफ ने बताया कि हैंडओवर शांतिपूर्वक और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित किया गया था। तो पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत को बड़ी जीत हासिल हुई है। बीएसएफ कांस्टेबल प्रणव कुमार शॉ वापस भारत लौट आए हैं। उनकी पत्नी रजनी शॉ ने खुशी जताई। उन्होंने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से हेड ऑफ कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है। मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है। तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो बेहद खुश है बीएसएफ जवान का परिवार और उनकी पत्नी, जो हम दिखा रहे थे अभी, कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। और अब देखते हैं खबरें तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य और पराक्रम की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ हमारी सेना की इस सफलता का जश्न मनाने के लिए सिविल सोसाइटी की ओर से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसे लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। विभिन्न राज्यों में इन यात्राओं के जरिए देश को इस ऑपरेशन की जानकारी दी जा रही है।
इस दौरान लोगों में देशभक्ति का संचार देखते ही बन रहा है। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना से जो देशवासी हैं वो सराबोर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए। तो देश में चल रही है तिरंगा यात्रा और देश के दुश्मनों को यह है स्पष्ट संदेश। देश भर में तिरंगा यात्रा जारी है। वहीं राजस्थान से आए लोगों ने श्रीनगर के लाल चौक आकर तिरंगा यात्रा का समापन किया। इस पर हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने राजस्थान से तिरंगा यात्रा में आए लोगों से खास बातचीत की। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और उस तिरंगा यात्रा के अलावा अगर देखें तो राजस्थान से निकली हुई एक यात्रा लाल चौक पर उसका समापन हुआ है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इसका आयोजन किया है। अबू बकर नदवी जो कि राष्ट्रीय संयोजक है राजस्थान के और जम्मू के प्रभारी भी है, राष्ट्रीय संयोजक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, लाल चौक पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। क्या पूरा संदेश पूरे देश में तिरंगा यात्रा और आप यहाँ लाल चौक पर पहुंचे हैं जयपुर होते हुए? देखो, भारत यात्रा जयपुर से रवाना होकर दिल्ली के अंदर जो हमारे मार्गदर्शक है सम्माननीय इंद्रेश जी भाई साहब, उन्होंने तिरंगा झंडा दिखा के हमें रवाना किया, मार्गदर्शन देते हुए, निर्देश देते हुए कि आप हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर होते हुए आप पहलगांव जाके वहाँ की खिराज अकीदत पेश करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने शहादत दी। और फिर इसी बीच के अंदर जो युद्ध चल रहा, जो हमारे पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने जो आक्रमण किया था, इसके लिए हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से गर्व महसूस कर रही है कि ऐसे मौके के ऊपर जो आक्रमण किया उन्होंने आखिरी कर दी थी आतंकवाद की, तो उस आतंकवाद को नस्तो नाबूद करने के लिए हमारे सैनिकों ने, हमारी बहन कुरैशी ने वहाँ के अड्डों को, वहाँ के एयरबेस को, वहाँ पे जिस तरीके से प्रशिक्षण दिए जाते हैं उन अड्डों को बहुत अच्छे तरीके से नस्तो नाबूद किया है। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद का नाश हो, ये पैम्फलेट लिए हुए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने शौर्य का प्रदर्शन किया। आतंकवादी जो ठिकाने थे पूरा ध्वस्त हो गए। दुनिया ने देखा सबकी हमारी एकजहती की ताकत, हमारी एकता की ताकत, पूरे हमारे सेना के शूरवीरों की ताकत। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सेना ने अपनी ताकत नहीं दिखाई, हमारी सरकार ने नहीं दिखाई, या हमारे भारत देश के जो भी नागरिक हैं उन्होंने नहीं दिखाई। एकता का सबूत दिया है भारत देश के जितने भी नागरिक हैं। सेना ने अपना पूरा फर्ज अदा किया है, बॉर्डर पे जाके आतंकियों का खात्मा किया है। स्पष्ट है कि आतंकवाद की अगली घटना युद्ध सरीखी मानी जाएगी। स्पष्ट है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी पोषक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है और यहाँ लाल चौक पर लोग यही उद्गार कर रहे हैं कौमी एकजहती की, एकता की और साथ ही साथ राष्ट्र के शौर्य प्रदर्शन को नमन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, लाल चौक, श्रीनगर। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के ठाणे में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की गई। इस बीच एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व में सशस्त्र सेना ने हमारी बहनों के सिंदूर का बदला आतंकवादियों को खत्म करके लिया। पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर पोतने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया है, कामयाब हुआ है। अब उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। प्रधानमंत्री जी बोले अब गोली चलेगी तो तोप गोला चलेगा, और इसलिए मैं देश के तीनों सेना का अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने जो ये कर्तृत्व दिखाया है, हमारे सेना के जवानों के पीछे खड़े रहे, देशवासियों की भावना के पीछे खड़े रहे, इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री कभी भी हमें नहीं मिला था। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं देशभक्त, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और अब देखते हैं भारतीय सशस्त्र सेना की अदम्य ताकत और अचूक क्षमता से जुड़े इस वीडियो को।
आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने का अभियान चला रखा है। इसके तहत राजस्थान में 17 जिलों से 1008 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। इनमें जयपुर रेंज से ही 761 बांग्लादेशी हैं। सीकर में सबसे ज्यादा 394 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद बुधवार को सीकर से 150 बांग्लादेशी नागरिकों की पहली खेप भेजी जा रही है। पहले इन्हें जोधपुर लाया गया, फिर वहां से हवाई जहाज से पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है। वहां पर बीएसएफ इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करेगा। सरकार के आदेशों के बाद जयपुर रेंज समेत सभी जिलों में एसपी के सुपरविजन में तकनीकी और साइबर सेल की टीमें बनाई गई हैं। इन्हीं टीमों ने बांग्लादेशियों को पकड़ा है। दस्तावेज, कॉल डिटेल्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स के आधार पर जांच की जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आर पाटिल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और राजस्थान के झुंझुनू सहित सीकर और चूरू जैसे क्षेत्रों में जलापूर्ति की समस्या के विषय में चर्चा की। सूत्रों की माने तो यमुना जल समझौते के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान और हरियाणा सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की पहली संयुक्त बैठक 7/4/2025 और दूसरी संयुक्त बैठक 25/4/2025 को संपन्न हुई है। इतना ही नहीं, सरकार डीपीआर तैयार करने के लिए जल्द ही कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा लंबे समय से इस क्षेत्र के जल संकट के स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत रहे हैं और उनके प्रयासों से इस परियोजना को जमीनी आकार देने में काफी बल मिला है। अब तक के सबसे अमानवीय और क्रूर आतंकवादी हमलों में से एक कालूचक हत्याकांड को आज याद किया जा रहा है। हत्याकांड में शहीद हुए उन सभी को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्हें हमने खो दिया है। 14 मई 2002 को कालूचक में आतंकियों ने हमला किया था। पहले उन्होंने मनाली से जम्मू जा रही हिमाचल प्रदेश की एक बस पर हमला कर 7 लोगों को मार दिया। उसके बाद आर्मी के फैमिली क्वार्टर्स में घुस गए, वहां अंधाधुंध फायरिंग कर 23 लोगों को मार दिया। मरने वालों में 10 बच्चे और 8 महिलाएं भी थीं। आर्मी के 5 जवान भी शहीद हो गए थे। नई दिल्ली में भारतीय पैकेजिंग संस्थान का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1966 में कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के अधीन स्थापित आईपीपी ने उद्योग और शिक्षण संस्थान के रूप में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। स्थापना दिवस के मौके पर आईआईपी से जुड़े नामचीन औद्योगिक जगत की हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिसमें पैकेजिंग से समृद्धि नाम के एक मैगजीन का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर मौजूद आईआईपी के अपर महानिदेशक आर.के. मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के डायरेक्टर आर.के. मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज फाउंडेशन डे है आईआईपी का, इस मौके पे आप क्या कहेंगे? आज हमारा 59वां फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस, और हम डायमंड जुबली ईयर में एंटर कर रहे हैं। तो पिछले 59 सालों के दौरान जो प्रगति हुई है आईआईपी की, जो देश के लिए पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज को एजुकेशन प्रदान करना हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना हो, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी हो, इसके साथ में जो हम टेस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को, और अभी कुछ सालों से जो आउटरीच हम कर रहे हैं एमएसएमई और फार्मर्स को, उन सब का लेखा जोखा करके और आगे भविष्य में क्या योजनाएं हम बना सकते हैं अपने आईआईपी के योगदान को देश की उन्नति में आगे बढ़ाने के लिए, इस पर चर्चा के लिए आज हमने फाउंडेशन डे पे एक कार्यक्रम दिल्ली में आज आयोजित किया है। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री का ही पोजीशन क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट है और कैसे इसमें एक सुनहरा भविष्य हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल। सो पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो 10% से भी ज़्यादा पिछले कुछ सालों से हो रहा है,
और इसका जो योगदान है $20 बिलियन के आसपास है भारत के जीडीपी में, और अगले 6 से 7 साल में ये डबल होने की उम्मीद है। पैकेजिंग के बिना कोई भी चीज़ बेची नहीं जा सकती। जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो हम अन्न खाते हैं, जो हम बाहर से ऑर्डर करते हैं, दवाइयाँ या कोई खाना, आज के ज़माने में ई-कॉमर्स से जो बहुत कुछ हमारे घर पे आ रहा है, सब में पैकेजिंग का बिल्कुल क्लियर रोल है, लेकिन उसको डिस्कार्ड करने के कारण उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। हर एक इंडस्ट्री के पास एक पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट होता है कम से कम। पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो एजुकेशन का स्कोप है, हमारे सारे छात्र प्लेस हो रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। भारत, अगर हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में जिस तरीके से ग्लोबल हब बनता जा रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? पैकेजिंग के बारे में कुछ मटेरियल का आयात होता है और कुछ का निर्यात भी होता है, लेकिन अभी हमारे को ज़्यादा पैकेजिंग मटेरियल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम सस्टेनेबिलिटी को और कोर में लाएंगे और फ्रंट फुट पे लाएंगे, तो उस समय जो मटेरियल्स हम डेवलप करेंगे और जो बायोडिग्रेडेबल होने की आवश्यकता है, ताकि हम एक इकोसिस्टम बना पाएं जिसमें कि जो भी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक हो या जो भी जिस तरह का मटेरियल हो, उसको हम रीयूज़ कर सकें, रिड्यूस कर सकें, रीडिज़ाइन कर सकें। ये जो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ के, सस्टेनेबल ग्रोथ के, उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उस बारे में हम योगदान भी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ IIP के डायरेक्टर, कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। देश में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर अप्रैल में कम होकर 13 महीनों के निचले स्तर 0.85% पर आ गई है, जो कि मार्च में 2.05% पर थी। थोक महंगाई दर में कमी की वजह खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी आना है। अप्रैल में खाद्य उत्पादों पर थोक महंगाई दर कम होकर 2.55% रह गई है, जो कि मार्च में 4.66% पर थी। फ्यूल एंड पावर और प्राथमिक उत्पादों में महंगाई दर गिरकर 2.18% और 1.44% रह गई है। थोक महंगाई दर में कमी ऐसे समय में देखने को मिली है जब खुदरा महंगाई दर कई सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। ये लगातार तीसरा महीना था जब खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के महंगाई के टारगेट 4% के नीचे रही है। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह 78वां कान फिल्म फेस्टिवल शानदार अंदाज में शुरू हो चुका है। उद्घाटन समारोह में रॉबर्ट डिनीरो ने लियोनार्डो डिकैप्रियो से मानद पामे दी ओर पुरस्कार ग्रहण किया। इस बार भारत के लिए ये मौका और भी खास है। 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में लगा दुनिया भर से सितारों का जमावड़ा। विख्यात फिल्म मेकर क्विंटिन टैरेंटिनो ने कान फिल्म महोत्सव की सबसे अहम प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। कान फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार किसी महिला द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म से 78वें संस्करण की शुरुआत हुई। एमिली बोनिन की लीव वन डे महोत्सव की ओपनिंग फिल्म रही। I'm very happy to be here to see very more movie star and see the very big party. कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारत के लिए गौरव का क्षण है। प्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार पायल कपाड़िया फीचर फिल्म जूरी में शामिल हैं। भारतीय सिनेमा की विरासत को सम्मान देते हुए सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म अरण्येर दिनरात्रि के रिस्टोर्ड वर्जन की विशेष स्क्रीनिंग होगी। वहीं राजस्थानी फिल्म ओमलो का कान फिल्म फेस्टिवल मार्केट में प्रीमियर होगा। निर्देशक नीरज घेवाण की फिल्म होमबाउंड अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में कम्पीट कर रही है। इसके साथ ही सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के एक छात्र की फिल्म अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले ने प्रतिष्ठित ला सिनेफ सेक्शन में आधिकारिक चयन हासिल किया है। जूरी से लेकर फिल्म स्क्रीनिंग्स तक और रेड कार्पेट तक कान फिल्म महोत्सव में भारत की मौजूदगी हर मोर्चे पर है। 78वां कान फिल्म महोत्सव भारत के लिए सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं है, वैश्विक सिनेमा में भारत की बढ़ती साख का प्रतीक है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, कान। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।